नमस्कार दोस्तों, सांवरिया ट्रेडर क्लासेस में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए हम सर्वप्रथम यूनिट नंबर 10 जो कि राष्ट्रीय और प्रादेशिक संवैधानिक और सांविधिक संस्थाओं से संबंधित है, इस वीडियो में हम 15 प्रश्नों का समावेश करेंगे और आगे इसी प्रकार और भी प्रश्नों का समावेशन किया जाएगा। प्रत्येक संडे को आपको इस प्रकार एमसीक्यू टाइप का एक वीडियो उपलब्ध होगा। यह आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, तो कृपया इसको एक जिम्मेदारी के रूप में आप देखना शुरू कीजिएगा और विश्वास कीजिएगा आपके लिए काफी लाभप्रद होगी। हम लक्षित करेंगे परीक्षा एमपीपीएससी 2021 की प्रारंभिक परीक्षा जो कि 2022 में संपन्न होगी 24 अप्रैल, जो कि एक संभावित परीक्षा दिनांक है। नोटिफिकेशन दिसंबर तक आने की संभावना है। हमारे चैनल की प्रमुख विशेषता प्रारंभिक परीक्षा पर आधारित प्रश्न रहेंगे, बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर शैली रहेगी, वैकल्पिक प्रश्नों का डिस्क्रिप्शन रहेगा, संपूर्ण विकल्पों की विस्तृत चर्चा होगी, मुख्य परीक्षा के 3 नंबर वाले प्रश्नों के लिए भी अति महत्वपूर्ण साबित होगा और साथ ही छठे बिंदु के रूप में अधिकतम प्रश्नों का समावेशन हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। यह 10 नंबर की यूनिट जो राष्ट्रीय प्रादेशिक संवैधानिक और सांविधिक संस्था है, यह वीडियो इसका पहला भाग है। दूसरा भाग नेक्स्ट संडे को हम प्रकाशित करेंगे और आगामी फिर जो तीसरा वीडियो होगा वो पूरे एक ही आयोग पर केंद्रित होगा, जिसमें प्रादेशिक आयोग को भी शामिल करेंगे। प्रादेशिक का मतलब राज्य का आयोग और राष्ट्रीय आयोग दोनों का समावेशन एक ही वीडियो में करेंगे। तो ऐसे जितने भी आयोग हैं सभी का एक एक सेपरेट वीडियो मिलेगा, सारे संभावित प्रश्नों का समावेशन उसमें करते हुए चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार का निकाय है? गैर संवैधानिक, संवैधानिक, सांविधिक या बी और सी दोनों? तो यहाँ पर ए विकल्प जो दिया है गैर संवैधानिक, पहले तो सभी का मतलब समझ लेते हैं। बी विकल्प में जो दिया है, सी विकल्प में जो दिया है, सभी के पहले तो परिभाषा समझ लेते हैं। गैर संवैधानिक निकाय का तात्पर्य सीधा सा यह है कि जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं किया गया हो। ध्यान रखिएगा, किसी भी अनुच्छेद के तहत यदि किसी निकाय या किसी संस्था का प्रावधान नहीं किया गया होता तो उसे गैर संवैधानिक निकाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैर संवैधानिक निकाय। क्लियर है? और बात करते हैं सांविधिक निकाय किसे कहा जाता है। सांविधिक निकाय कहने का तात्पर्य कि संसद के द्वारा कानूनी प्रक्रिया के तहत जब किसी संस्था का गठन किया जाता है तो उसे सांविधिक संस्था कहा जाता है। जैसे कि आपका एसटी एससी आयोग जो कि अब क्या बन गया? संवैधानिक आयोग, लेकिन पहले क्या था? सांविधिक निकाय। जैसे ओबीसी आयोग आपका पहले क्या था? एक अधिनियम के तहत उसको शामिल किया गया था तो वो सांविधिक निकाय था, लेकिन बाद में जैसे ही उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत उसको शामिल कर दिया गया तो वो कौन सा निकाय बन गया? संवैधानिक निकाय। तो संवैधानिक निकाय किसे कहा जाता है? जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद के अंदर किया गया हो और उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव अगर करना हो तो संविधान संशोधन प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा, तो उसे संवैधानिक निकाय कहा जाता है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग जिसका प्रावधान संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक इसका प्रावधान किया जाता है, इसलिए भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसमें आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, सारी बातें हमने आपके सामने पेश की है। अगला क्वेश्चन कि संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन से संबंधित प्रावधान स्वीकृत किए गए हैं? तो अभी बात की गई है भाग 15 के तहत, तो साधारण सा क्वेश्चन है। अनुच्छेद 324 से 329 तक इसमें प्रावधान किया गया है। भाग 11 जो कि आपका केंद्र संबंध है। भाग 9 जिसमें यहाँ पर आप नगरीय निकाय को ले सकते हैं। और भाग 15 में जो आप क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, भारत के संविधान में निर्वाचन आयोग और निर्वाचन से संबंधित प्रावधान का समावेश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत निर्वाचन आयोग को निम्नलिखित या भारतीय निर्वाचन आयोग को निम्नलिखित में से किस के निर्वाचन की जिम्मेदारी नहीं है? तो हम जानते हैं भारत के निर्वाचन आयोग को जो निर्वाचन की जिम्मेदारी दी गई है, अनुच्छेद जब आप पढ़ेंगे 327 और 328 तब आप पाएंगे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, वहीं राज्य विधानमंडल, विधान परिषद और विधान सभा, इन सभी के निर्वाचन की जिम्मेवारी भारतीय निर्वाचन आयोग की होती है। तो विकल्प देखिएगा, विकल्प में लिखा हुआ है राष्ट्रपति का निर्वाचन बिल्कुल करवाया जाता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। लोकसभा का चुनाव
भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है। नगर निगम के चुनाव यह भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी विकल्प। चलिए आगे बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन आप पढ़ते जाइएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270, 327, 328 में ये संसद और राज्य विधानमंडल ये कमर्शियल नहीं, यहाँ पे क्रमशः है। क्या है? क्रमशः। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक निकाय है, जस्ट अभी बात की है तो ये बिल्कुल सही है। विधि एवं न्याय मंत्रालय इसकी एक नोडल एजेंसी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो ध्यान देने योग्य बात है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री की बजाय राष्ट्रपति के द्वारा इसके निर्वाचन की नियुक्ति की जाती है। और एक और बात आपको यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत के निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उसके लिए राष्ट्रपति का विवेक निर्भर नहीं करता, मंत्रिमंडल की विवेक से ही वो काम करते हैं। इसका मतलब राष्ट्रपति का विवेक का सीधा तात्पर्य हो जाता है, या राष्ट्रपति जिसकी नियुक्ति करेगा वो मंत्रिमंडल की सिफारिश होती है। आंतरिक के सही लिखने में नहीं आती ये बात, लेकिन आपको सिंपली ध्यान रखना है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो पहला, यह संवैधानिक न्याय, सही बात है। विधि एवं न्याय मंत्रालय नोडल एजेंसी, यह भी बिल्कुल सही है। तो ए और बी दोनों विकल्प सही है, सी जो कि गलत है। और पहला विकल्प जो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से सी लिखा गया है, यहाँ पर बी मान लीजिएगा आप, सी जो लिखा है बी। ए और बी दोनों सही है। निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल भारतीय संविधान में किसी भी अनुच्छेद के तहत इसका समावेश नहीं किया गया है। लेकिन बात करते हैं अनुच्छेद 324 के खंड 4 की। तो 324 के खंड 4 में स्पष्ट बात कही है कि राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि इनकी कार्यकाल को लेकर कोई भी वो एक प्रावधान कर सकते हैं। तो उसी के मद्देनजर निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991 1991 उसमें यह निर्धारित किया गया राष्ट्रपति के द्वारा कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, इतनी आयु किनकी होनी चाहिए या कार्यकाल किनका होना चाहिए? मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्त के। तो आंसर डी हो जाएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा, जो आपके सामने मैंने बात रखी है वही बात इसमें लिखी हुई है। करते हैं अगले प्रश्न की बात। निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन असत्य नहीं है? इसका मतलब सत्य पूछना चाह रहा है, असत्य नहीं का सीधा सा तात्पर्य सत्य है, ये बताना है आपको। निर्वाचन आयोग सर्वप्रथम एक सदस्यीय निकाय था। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य आयुक्त तथा 2 अन्य आयुक्त होते हैं। क्लियर है? तो निर्वाचन आयोग सर्वप्रथम एक सदस्य था, ये बात बिल्कुल एकदम सही बैठती है। 16 अक्टूबर 1989 के समय से पहले निर्वाचन आयोग केवल एक सदस्यीय निकाय हुआ करता था। इस आधार पर पहला कथन बिल्कुल सही साबित होता है। दूसरा कथन, निर्वाचन आयोग में एक मुख्य आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं की बात की जा रही है, इसका मतलब वर्तमान की बात की जा रही है। तो आपको इतिहास दिखा देते हैं। 16 अक्टूबर 1989 को एक सदस्यीय निकाय था, उसके पहले 1989 के पहले 16 अक्टूबर से पहले, लेकिन उसके बाद इसको कितना 2 सदस्यीय निकाय बना दिया गया। फिर 1989 के बाद 1990 में 1990 में इसे पुनः एक सदस्यीय निकाय बना दिया गया था। फिर आगे चलकर 1 अक्टूबर 1993 को इसे पुनः 3 सदस्यीय निकाय बना दिया गया, जो आज तक जारी है। यही मेन बात आपको नोट करना है। क्लियर है? करते अगले प्रश्न की बात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, इसका मतलब डी विकल्प सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 7, मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन भत्ते दूसरे अनुलाभ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन भत्ते दूसरे अन्य अनुलाभ निम्न में से किसके समान होते हैं? यहाँ पर भारतीय संविधान में भी इस बात का बिल्कुल उल्लेख नहीं है कि वेतन भत्ते दूसरे अनुलाभ क्या होंगे। यहाँ पर स्पष्ट
1991 के अधिनियम में ही ये बात कही गई है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन, भत्ते और दूसरा अनुलाभ होंगे। प्रश्न संख्या 8, इसमें आंसर आपका डी हो जाएगा सही। क्लियर है, डी विकल्प इज करेक्ट आंसर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त के मध्य मतभेद की स्थिति में निर्णय कैसे होता है? क्लियर है, तो यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त में जब मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है? तो सामान्य बहुमत के द्वारा निर्णय होता है। ये सामान्य बहुमत का किसके मध्य होता है? मुख्य निर्वाचक तथा अन्य निर्वाचन, दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो तीनों के मध्य सामान्य बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 9, किस प्रकार के बहुमत से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? तो अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाना है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के संदर्भ में सर्वप्रथम ये बात करने की जाएगी कि इसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है भी या नहीं। तो अब बात करेंगे कि मुख्य निर्वाचन को पद से हटाने के संदर्भ में यह भारतीय संविधान में बात लिखी हुई है। अनुच्छेद 324 के खंड 5 में आप देखेंगे तो वहां पे हटाने से संबंधित बात कही गई है, लेकिन वहां पे एक बात मेंशन की गई है कि राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति द्वारा हटाया तो जाएगा, लेकिन यह प्रक्रिया किस प्रकार से होगी? तो यह प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के समान ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जाता है। क्लियर है, अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त को तो हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख कहां पर है? तो 124 के खंड 4 में इस प्रक्रिया का उल्लेख है। तो क्लियर है, हटाने के लिए केवल विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। किसकी? केवल विशेष बहुमत की, साधारण बहुमत की नहीं, 2/3 बहुमत। क्लियर है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं उपस्थित तथा मत देने वाले, यहाँ पे लिखिएगा, एक तो सदन का बहुमत होना चाहिए, उपस्थित तथा मत देने वाले का 2/3 बहुमत, इसे बोला जाता है दोहरा बहुमत। विशेष बहुमत को दोहरा बहुमत, क्योंकि कुल प्रत्येक सदस्यों का बहुमत भी होना चाहिए और साथ में लिखी हुई बात की मत देने वालों का 2/3 बहुमत, एक बहुमत तो ये और दूसरा बहुमत प्रत्येक सदन का बहुमत, 2 बहुमत, तो इससे दोहरा बहुमत कहा जाता है विशेष बहुमत वाले भाग को, और एक हरा बहुमत कहा जाता है साधारण बहुमत को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी विकल्प। चलिए आगे बात करते हैं। निर्वाचन आयोग के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को दुर्व्यवहार या अक्षमता, ये क्षमता नहीं है, यहाँ पर अक्षमता है, ये अक्षमता, ठीक है, के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा सामान्य बहुमत से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। जस्ट इसके पहले ही बात किया था हमने, सामान्य बहुमत के द्वारा नहीं, विशेष बहुमत के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा, तो ये बात गलत हो जाती है। अन्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के आधार पर हटाया जाता है, तो बात बिल्कुल सही है, अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है, प्रक्रिया तो सेम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तहत, लेकिन सिफारिश खुद करेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त। किसको सिफारिश करेंगे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन की सिफारिश हटाएंगे राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तब जाकर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो पहला तो गलत हो गया, दूसरा सही है, तो सही आपको बताना था इसमें, तो सही आ जाएगा आपका केवल बी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर मतदाता सूची तैयार करना यह निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। क्लियर है, कार्य आप यहाँ पढ़ सकते हैं, सारे कार्य लिखे हुए हैं। किसी वयस्क नागरिक को धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय अथवा लिंग भेद के कारण मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यह उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 325 में यह प्रावधान किया गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर निर्वाचन नामावली में संबंधित किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा। नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा किया जाना हो तो उसके लिए भी उसको अपात्र नहीं माना जाएगा, अगर इन आधारों पर वो व्यक्ति धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा, ये बात की जाती है यहाँ पर। क्लियर, तो आंसर बेहतर विकल्प होगा इसका बी, 325। भारत के निर्वाचन आयोग की शक्तियां व कार्यों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। वही बात पहले हम कार्य देख चुके थे, ये कार्य, इन्हीं कार्यों का समावेश आप इनको पढ़कर
अगले प्रश्नों का भी उत्तर करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, निर्वाचन नामावली तैयार करना व योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना बिल्कुल सही हो जाता है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना और चिन्हों को आवंटित करना, यह भी बात सही हो जाती है। निर्वाचन के समय दलों एवं उम्मीदवारों हेतु आचार संहिता तैयार करना, यह बात भी बिल्कुल सही हो जाती है। तो इस आधार पर आंसर होगा डी, ए, बी और सी तीनों। इनमें से कौन भारत के मुख्य आयुक्त नहीं रहे? ऐसे प्रश्न मध्य प्रदेश लोकसभा आयुक्त जरूर पूछते हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है इस टाइप की क्वेश्चन में। तो ध्यान रखना है आपको कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे। तो बी एन झा, टी एन शेषन, बी बी टंडन और बी एस संपत। तो आप जानते हैं टी एन शेषन भी रहे हैं, बी बी टंडन भी रहे, वी एस संपत भी रहे। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, बी एन झा, जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे। यहाँ लिस्ट दी हुई है सुकुमार सेन, सुंदरम, सेन वर्मा, नागेंद्र सिंह, टी रामास्वामी, क्रम से रहे हैं। आप सन भी देख सकते हैं यहाँ पर। फिर यह महानुभाव शक्धर, त्रिवेदी, पेरी शास्त्री, रामादेवी, शेषन। अब रामादेवी, यहां से क्वेश्चन बन सकता है पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनी थी? देखिएगा, इसके पहले एक भी महिला नहीं है, चार पांचों पुरुष यहाँ पे भी, फिर 3 पुरुष, फिर से 5, 3, 8, 9वें नंबर पर आएगी रामा देवी, जो कि पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो ध्यान रखना है आपको। टी एन सेशन जो विकल्प में दिया हुआ था, गिल, लिंगदोह, कृष्णमूर्ति टंडन जो विकल्प में दिया गया था, गोपाल स्वामी, चावला, कुरैशी, संपत, बी एस संपत भी दिया था विकल्प में, तो संपत भी मिल गया, टंडन भी मिल गया, और एक और विकल्प था आपका शेषन। तो ये तीनों थे, तो झा करके जो विकल्प दिया हुआ था वो नहीं होंगे। वर्तमान में देखिएगा सुनील अरोड़ा भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं। अंतिम क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद के मध्य निर्वाचन संबंधी उपबंध किए गए हैं? तो भाग 15 के 324 से 329 तक, भाग 15 के अंतर्गत संविधान की 324 से 329 तक भारतीय संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के अंतर्गत निर्वाचन से संबंधित उपबंध किए गए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार का अगर वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ऐसा ही आपको चाहिए तो हम प्रश्नों की संख्या, अगली बार जब वीडियो आएगा तो उसमें प्रश्नों की संख्या 15 से 2 गुनी करेंगे, 30 प्रश्नों की संख्या लेकर आएंगे। उस 30 प्रश्न के साथ हमारा यूनिट नंबर भारत के निर्वाचन आयोग को हम फिनिश कर लेंगे अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।